गुड मॉर्निंग भाई। कई दिन बाद मेरी क्लास हुई और परिमल सर की आज भी क्लास नहीं है। आज सर एचएसएससी के चेयरमैन से मिलने गए हुए हैं और अब देखो कितनी क्या कैसे बातचीत होती है, ताकि आने वाले पेपर में अब देखते हैं क्या बात हुई होगी, तो सर ही आके बताएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि गड़बड़ है। वैसे मुझे ऐसा लगता है, देखो इतनी बड़ी आबादी है, ये मान के चलो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें तो हमेशा रहेंगी। आप दो चीजों पे फोकस करो, अगर आपका पेपर लीक ना हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेपर आउट ना हो, तो आप ये मानो 95% जंग जीत ली कि कम से कम पढ़ने वाले बच्चों के चांसेस बढ़ गए। दूसरा, अगर पेपर बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस ना आए, ऐसा आए जो हाँ भाई इर्द गिर्द में चीजें हों, तो ये आपका 100% अब पढ़ने वाले बच्चे करने के चांस बढ़ गए। इसके बाद अब तुम सोचो कि सारी चीजें तुम्हारे अकॉर्डिंग होंगी, तो नहीं होंगी। इतनी बड़ी आबादी में पेपर होगा तो ये मान के चलो कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा सरकारें अपनाएंगी। और नॉर्मलाइजेशन कोई अब की बात नहीं है, अब से पहले सेंट्रल लेवल पे भी हुआ है और ये बहुत नॉर्मल है। 5 से 10 नंबर के बीच में लोगों के घटे भी बताते हैं और बढ़े भी बताते हैं। तो इसका सीधा उपचार ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम ये कहें कि हर चीज हमारे अकॉर्डिंग, ये गनीमत मानो कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर आउट नहीं हुआ। नहीं तो उसी सेम डेट पर राजस्थान का पेपर देखो कैसे कितने बड़े लेवल पे आउट था। एक पॉजिटिव पॉइंट ये था, एक आउट ऑफ सिलेबस उतना नहीं था। ठीक है, 10-20 क्वेश्चन वो तो आने भी चाहिए, 100 में से 100 क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आने चाहिए बच्चे को, वरना कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा। अगर ये दो चीजें अच्छी है ना, तो ये मान के चलो कि आप अच्छी जगह हो। इसका मतलब आपके कंपटीशन में अब आपकी किस्मत से ज्यादा आपकी मेहनत बोलेगी। हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, इसका एक बहुत अच्छा उपचार ये हो सकता है अगर सरकार ने माना हो। परिमल सर ने पता नहीं इस बारे में बात की, वो कह तो रहे थे, देखो वो पता चलता है वहां जाके क्या बात हुई, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। पर सर जैसे बातचीत कर रहे थे हम लोग कि कैसे नॉर्मलाइजेशन से ओवरकम करें, क्योंकि करना तो पड़ेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर 3 शिफ्ट में लिए गया है और मान लीजिए मैं 1000 बच्चे लेने हैं, तो 300 इस शिफ्ट में से ले ले, 300 इसमें से और 300 इसमें से। अब कोई कहे जी मेरा टफ था, तो तुम्हारी उस शिफ्ट में सबका ही तो टफ था, उसमें से जो टॉपर 300 है वो आ गए। अब ये दूसरों का आसान था तो कोई नहीं, उसमें सबका आसान था, 300 इसमें से आ गए, 300 इसमें से। फिर अब कहीं ना कहीं तो जाके एडजस्टमेंट को इंसान को भी करनी पड़ेगी। हर चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होगी। तुम्हारे देश में इतने संसाधन अभी नहीं है, या जानबूझ के सरकार नहीं करना चाहती कि सबका एक शिफ्ट में पेपर हो। बेस्ट तो होता है एक दिन में निपटा दो सबको, उसमें ना ये हो कि इसका आसान मेरा डिफिकल्ट, ना नॉर्मलाइजेशन का फंड। और सरकार शायद ऐसा कर भी सकती है, मुझे नहीं पता सरकार करती क्यों नहीं, क्योंकि जब वोट डलते हैं तब भी तो ये सरकारी स्कूलों में डलवाते हैं, तब पूरे दिन में ये लाखों लोगों को नहीं निपटा देते क्या? अब वो क्या करना चाहती है क्या नहीं वो उनको पता होगा। ये कंपैरेटिवली बेहतर लगा मुझे। बाकी हो सकता है वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ज्यादा नॉलेज हो कि क्या करना ठीक है। पर हाँ, इसमें ये है कि चलो अपने 1000 में से हम 300 बेस्ट हैं, इन 1000 में से 300। अगर ये नहीं है जिस हिसाब से अब कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़, या कह लो भैया वो उनका अपना क्या फॉर्मूला है कि 5-7 नंबर घट जाते हैं बढ़ जाते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ। पर आप ये मान के चलो कि हमेशा हर कोई सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि 100% बच्चे कहे हाँ बिल्कुल सेटिस्फाइड रिजल्ट है, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो हमेशा कमियां बताएगा, जिसका हो जाएगा वो कहेगा बहुत अच्छा रहा। मेरा पर्सनल ये मानना है, अगर ये दो चीजें अच्छी है ना, फिर आपकी मेहनत बोलेगी लास्ट में। अगर आपका पेपर आउट ना हो तो सिर्फ पढ़ने वाले लगेंगे, भाई अंदर पेपर बाहर निकला ही नहीं, और आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, जो हम पढ़ के गए थे उसमें से पेपर है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है आगे। फिर 5% की लक है, 95% ये चीजें ठीक हो गई, 5% तो लक भी मैटर करता है, ये आपका हार्डवर्क है। तो 95% चीज अगर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव रहो, फिर सोचो कि हाँ हमारे चांसेस हैं। ये दो चीज हो जाएंगी ना गड़बड़, फिर प्रॉब्लम आएगी। फिर नॉर्मलाइजेशन तो छोड़ो, फिर नंबर आना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन लीक होगा पेपर, एवरेज बच्चा कहां से लगेगा? पढ़ने वाले बच्चे का चांस है, तो गूगल करके आंसर निकाल लेंगे ना सारे। ये दो चीजें अच्छी थी, ये हम बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं। एचएसएससी ने अब तक जो पेपर लिए हैं पिछले कई, उनमें ये दोनों चीजें नहीं देखने में आई, ना पेपर लीक मिला ना आउट ऑफ सिलेबस। तो ये पॉजिटिव मानो, 95% चीजें ट्रैक पे थी। अदरवाइज 1 सेकंड लगता है लीक होने में, क्या लगना है इनका। तो ये दो चीज अच्छी रही। चलो अब हम कल बातचीत करेंगे कि क्या रहा, सर बताएंगे उन्होंने क्या बातचीत की, क्या कुछ होगा आगे। अभी आगे बढ़ते हैं। हम कौन सा भारत पढ़ रहे थे? आधुनिक भारत। आधुनिक भी हमारा कंप्लीशन पे आ गया था। जितना मुझे याद है हमने संवैधानिक विकास पढ़ लिया था, कितने तक का? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसकी 2 बड़े लीडर्स बड़ी भर्त्सना कर रहे थे, एक हमारे नेहरू और एक जिन्ना। लेकिन बाद में दोनों ने क्या किया, इसी को अपने संविधान का बेस बना लिया, है ना, अपने संविधान का मूल आधार। हमारे लोगों ने भी और पाकिस्तान ने भी मूल आधार बना लिया। चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखो जरा एक बार, इसमें 9 ही टॉपिक थे। इन 9 में से हम लोगों ने पहला यूरोपीय कंपनी पूरा हो गया, उत्तर मुगल काल, नवीन राज्य पढ़ लिए, ब्रिटिश आधिपत्य, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, 6 पढ़ लिए ना। विद्रोह अभी छोड़ दो, विद्रोह नहीं करते, पहले 57 की क्रांति करते हैं। 81 पेज पे आ जाओ। एक टॉपिक बीच में जानबूझ के छुड़वा रही हूँ, इसको 2-3 दिन बात करेंगे। 81 57 का विद्रोह, ये बीच के छोटे विद्रोह हैं, पढ़ जरूर लेंगे, लेकिन पहले 57 की क्रांति पढ़ लें। ये आपको आती भी है सबको, 57 की क्रांति। इसमें से क्वेश्चन आए थे इस बार? 57 की क्रांति में से कोई क्वेश्चन नहीं आया? वैसे जनरली आते हैं क्वेश्चन, पढ़ के जानी पड़ती है। चलो लगभग लोगों को आती भी है। 57 की क्रांति सच में क्रांति थी या छोटा मोटा विद्रोह था? हमारे नजरिए से क्रांति थी। अंग्रेजों ने जानबूझ के कहा यह सैनिक विद्रोह था। एक आदमी थे विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर, दोनों गणेश के नाम है, विनायक भी दामोदर भी सावरकर भी। ये इंडिया हाउस में बैठ के एक किताब लिखते हैं। इंडिया हाउस इंडिया में नहीं है, लंदन में है ना। और यहाँ एक अच्छी बात है कि आप इंडिया में रह के इंडिया के लिए लिखोगे तो अंग्रेज पकड़ के पीटेंगे। आप इस इंडिया हाउस में जो लंदन में है बैठो और आप अंग्रेजों की बुराई भी करोगे ना किताबों में कागजों में, तो वहां कोई आपको डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं। यानी यहाँ पे एक तरह से किसकी आजादी है?
ये आजादी आपके देश में है? नहीं। आपके देश में तो प्रेमचंद के जो उपन्यास मिले थे वो भी पकड़ लिए थे और जला दिए थे। पता है ये बात तुम लोगों को? प्रेमचंद उस टाइम का कितना अच्छा राइटर था। वाणी का डिक्टेटर कहलाता है ना प्रेमचंद। प्रेमचंद के कई, क्योंकि उसने बड़ी ऐतिहासिक मार्मिक चीजें लिखी। प्रेमचंद जितने बड़े राइटर के उठा के उसकी आंखों के सामने इसके सालों साल की मेहनत, उपन्यास जो कच्चे थे, जो भी प्रिंट नहीं हुए थे, उन्हें आग लगा दी। आधी जली प्रतियां मिली कई कागजों की। तो प्रेमचंद की ऐसी चीजें जला देना, यानी यहाँ किसकी आजादी नहीं थी? प्रेस। लेकिन इसी के टक्कर में आप कह रहे हैं कि वीडी सावरकर वहां जाके लिख रहे थे। कहां पर? इंडिया हाउस में, जो कहां पर बनाया था? लंदन। बहुत सारे क्रांतिकारी लड़के यहीं मिला करते थे, इंडिया हाउस में ही। इनके देश में जाके इनके देश की बुराई करना आसान था। आपके देश में इनकी बुराई करना सजाए मौत, फिर सीधे पकड़े जाओगे, कागज जला देंगे, पीटेंगे, मारेंगे, फांसी दे देंगे। सावरकर पहला आदमी है जिसने कहा था इसको, ये वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, यानी भारत की आजादी की लड़ाई। किसने कही ये बात? वीडी सावरकर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, किसने इसको भारत की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। आप सब अच्छी तरह जानते हो, ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए थे तो सिर्फ एक टारगेट बना के आए थे, व्यापार। पहला टारगेट था, व्यापार करते थे, बदले में हमारे राजाओं को टैक्स पे करते थे, हमें मुनाफा था क्योंकि हमें टैक्स मिलता था, और ये व्यापार करते फालतू की चीजों का जो हमारे लिए वेस्ट थी। फिर लेकिन इन्होंने व्यापार के साथ साथ क्या शुरू कर दिया? भारत पर व्यापार और साथ साथ अधिकार। ये हमें नुकसान देगा क्योंकि पहले पैसा आपके देश में आ रहा था, अब अधिकार होने के बाद आपके देश से पैसा इनके देश में जाएगा। और व्यापार भी याद करो, मैंने बताया था नुकसान का करेंगे। ये कच्चा माल सस्ता खरीदेंगे, आप ही के देश में सारी चीजों को चेप देंगे, यही तुम्हें खरीदना है। अपने पूरे के पूरे बाजार पर, हमारे बाजार पर किसका नियंत्रण हो गया? उसके बाद फिर तीसरा स्टेज आया जब इन्होंने आपको प्रशासन में तो दुखी किया ही किया, आपके धर्म और आपके समाज में भी ये अंदर तक घुस गए, जिस कारण आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन करने पड़े। इनकी बहुत सारी अच्छी नीतियां हमें उस टाइम लगता था गलत हैं, चाहे वो स्त्रियों से जुड़ी हो, विधवा विवाह की बात कर लें या सती प्रथा की, ये सब हमें गलत लगता था। इन सब कारणों से हम दुखी थे। और फिर कुछ दो नीतियां आप अच्छी तरह जानते भी हैं, एक हड़प की नीति जिसको आप कहते हैं लेफ्ट की नीति, और दूसरी सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। इन दोनों ने तो सब चीजों को ऐसा कर दिया कि इनके मन में आ गया सहायक संधि कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटना चाहते हैं, भारत को खत्म करना चाहते हैं। और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें काम करती गई। फाइनली अगर आप किसी स्प्रिंग को बहुत दबाएंगे तो वो एकदम से आपको ही लग सकता है। यही हमने किया, एक हद तक दबते फाइनली भारतीयों ने सोच लिया कि अब मरना तो है ही, क्यों ना हम क्या कर लें पहले क्रांति। और इस क्रांति में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पास एक तो कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, पहला हमारा ड्रॉबैक। हमें पता ही नहीं था लखनऊ में क्या हो रहा है, कानपुर के आदमी को नहीं पता था कानपुर में क्या हो रहा है, वो झांसी को नहीं पता था झांसी में क्या है, ग्वालियर अनजान था, दिल्ली में क्या, किसी को कुछ नहीं पता, आपस में क्या नहीं था हमारा। इस टाइम पे अंग्रेजों के पास टेलीग्राम, टेलीग्राफ, ये सब चीजें थी, यानी ये तो बता देते कि हेलो हेलो करके कि वहां पे 5 घंटे में फौज पहुंच जाएगी, हम बैठे हैं पता नहीं फौज कल आएगी परसों आएगी, तब तक इनकी सारी फौज पहुंच गई। एक कम्युनिकेशन की कमी आप लोगों के बीच में। दूसरा, आपके पास क्या नहीं थे इनकी टक्कर के? हथियार। क्योंकि आप तो मुगल के जो सेना थी इनको अब तक अपना हेड मानते थे ना, मुगलों की 57 की क्रांति में तो हटा थे। इसके बाद ये आपकी इनकी फौज, मुगल फौज आपके भारत की ताकतवर सेना थी। और मुगल फौज आप जानते हैं अब की नहीं है, 1526 कब था? 1526 में तो बाबर आया था, बाबर के ही तो वंशज हैं ये सारे। तो सोचो उस टाइम पे वो नंबर 1 रहा होगा। 1500 से अब तुम 1800 में, इन 300 सालों में बाबर ने उतना एडवांस नहीं किया अपनी टेक्नोलॉजी को जितना ब्रिटेन ने कर दिया। ब्रिटेन तो हर किसी से टक्कर ले सकता था ना, तो अब ब्रिटेन के ताकतवर हथियार, बाबर के वंशज जितने आए वो उतना टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं पाए, इसलिए आपके हथियार बहुत कमजोर पड़ गए। आप जब तीर कमान और भाले लेकर चल रहे हैं तब इनके पास एक से एक बढ़िया वाली पिस्टल्स और इस तरह की चीजें हैं, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी कमी, इनके पास, अंग्रेजों के पास यूनिटी थी, आपके अंदर यूनिटी नहीं थी। पंजाब 57 की क्रांति में शामिल नहीं हुआ, अमीर टाइप के लोग भी अंग्रेजों के साथ थे कि अंग्रेज हमारा फायदा करेंगे, यानी आपके अपने देश में एकता नहीं थी। ये कुछ बेसिक कमियां थी आपकी, एकता का ना होना, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ना होना, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी ना होना, आपका कम्युनिकेशन कमजोर होना। इन सब में बेस्ट कौन था? बेस्ट कम्युनिकेशन, बेस्ट हथियार, बेस्ट यूनिटी, क्योंकि वो एक कंपनी चला रही थी। कंपनी का सिर्फ एक टारगेट था व्यापार, मुनाफा, पैसा, और इसीलिए 57 की क्रांति में आप हार गए। हार के कारण फिर यही निकलेंगे, ये सब चीजें हमारे पास नहीं थी। इस क्रांति ने एक चीज क्लियर कर दी कि इंडिया में अगर क्या हो जाए, यूनिटी, तो इंडिया में आगे जाके जीत हासिल करना पॉसिबल है। ये हमें खुद लगने लग गया कि हमारी बस एक कमी है बड़ी, यूनिटी। अगर यूनिटी होती सब में आपस में तो शायद अंग्रेज हार जाते, और इस यूनिटी के चक्कर में हम लोग वापस से एक होते। उससे पहले अंग्रेजों ने अपना जाल बिछाया और क्या बनवा दी? कांग्रेस। कांग्रेस किसकी चाल है? अंग्रेजों की चाल। इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जाके हमारा सारा गुस्सा फूट पड़ेगा, और गुस्से को पालना सीखना चाहिए। जब आपकी लड़ाई किसी बाहर वाले से हो, अपने घर में हो तो गुस्से को भूल जाना चाहिए, लेकिन आपको अंग्रेजों को अगर भगाना था तो सबसे बड़ी ताकत थी आपके लोगों के बीच में युवाओं का गुस्सा। जब ये गुस्सा पकता जाता तभी शायद हम दोबारा से यूनिटी इकट्ठी करके और फिर क्रांति करते। पर इस गुस्से को बाहर निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। किसकी बैठक? कांग्रेस। यहाँ जाओ, चीखो, चिल्लाओ, अंग्रेजों को गालियां दो, तुम्हारा मन शांत हो गया, वापस आके आराम से सो जाओ, फिर तुम कभी नहीं सोचोगे कि क्रांति करनी है। और इसीलिए आपने कांग्रेस के बाद कभी क्रांति नहीं की। फिर आपने शांतिपूर्वक धरने दिए, आपने चिट्ठी पत्री लिखी है ना, एप्लीकेशंस लिखे। आपका सारा गुस्सा किसने सहन कर लिया? और वो गुस्सा किसको बचा गया? अंग्रेजों को। वरना कभी ना कभी उस आग में अंग्रेज मरते। ऐसी क्रांति मैंने कभी जिक्र किया होगा, फ्रांस में भी हुई थी, फ्रांस की क्रांति। इस फ्रांस की क्रांति में क्या इनका राजा बचा था? नहीं। 1789 में राजा बच गया था, बोला मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। उन्होंने अपनी एक बना ली थी पूरी असेंबली, नेशनल असेंबली। लेकिन जब ये नई बाज आया ना अपनी हरकतों से, 2 साल बाद इसको सरेआम लोगों ने मार डाला। फ्रांस के राजा को 1791 में मारा गया, जबकि क्रांति कब की थी इन्होंने?
हाँ, आपके यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। आपके यहाँ आप माफ कर दिया करते थे, इन्होंने अपने राजा तक को नहीं बख्शा। जब जब जरूरत पड़ी ना, फ्रांस ने नेताओं को भी मार डाला। इस फ्रांस के राजा लुई 16वें के बाद यहाँ रॉबर्सपियरे बना था, रॉबर्सपियरे। इस रॉबर्सपियरे को भी मर्डर कर दिया था जनता ने। जनता ने कहा ये भी हमारे सिर पे बैठ रहा है और ये ज्यादा अपने आप को हीरो समझता है, ये बहुत स्ट्रिक्ट बन गया था, इसका भी सफाया कर दिया। यानी नेता बाद में, देश पहले। ये किसकी अप्रोच थी हमेशा से? इसलिए आज फ्रांस के कल्चर को बेस्ट कल्चर मानते हैं। अमेरिका का वीजा लगना आसान है, फ्रांस जाना बड़ा मुश्किल है। फ्रेंच भाषा एक लेवल की भाषा मानी जाती है। फ्रांस ने बहुत ज्यादा एडवांस किया अपने आप को, हर चीज में आगे रहा, पढ़ाई लिखाई, आर्किटेक्चर, किताबें, हर चीज में। तो ये किसी को माफ नहीं करता था, चाहे वो इनका लुई 16वां हो राजा के नाम पे, या इनका रॉबर्सपियरे जो कि कहता था मैं किसानों का, मजदूरों का लीडर हूं। तो ये गलती को गलती मान के उस आदमी को मार देते थे। ये यूं नहीं थे कि नहीं राजा है तो भाई ये राज करेगा, जैसे हमारे देश में राजा है तो राज करेगा। ये गलती सहन नहीं करता था। कहां का आदमी? इसका कारण क्या था? फ्रांसीसी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ये जो गलत है ना उसको मार डालेंगे। इस मामले में उल्टा कौन सा देश पड़ता था? जर्मनी। जर्मनी के लोगों ने हिटलर का भी साथ दिया था, चाहे हिटलर गलत था। बहुत सारी पब्लिक जर्मन उसके साथ थे, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, नाजी लोगों के ही तो ग्रुप थे जो कहते थे बिल्कुल ठीक कर रहा है हिटलर, हिटलर ही होना चाहिए देश का राजा। तो आप देखो ऐसे लोग भी थे हिटलर को सही मानने वाले। और एक फ्रांसीसी थे, राजा गलत है राजा कोई मार दो, पब्लिकली फांसी दी जाती थी इनको। तो ये अंतर था जर्मनी और फ्रांस जैसों में। हमें भी ये अंतर था। देखिए थोड़ा सा पढ़ेंगे। 57 का विद्रोह 1800 पेज 81 पर है। पहला पॉइंट देखो, 57 में उत्तर और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जन विद्रोह क्या होता है? जब आम आदमी को लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, जैसे किसानों को लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, जैसे स्टूडेंट्स को लग रहा है। अब जनता का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स से देखें, हरियाणा के स्टूडेंट्स जब विद्रोह करने पर उतारू हुए, और जब एक बहुत बड़ा तबका हर एक जिले में, जब हम लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, डीसी को ज्ञापन दिए, तो ये सारी खबर क्या गृह मंत्री को गई होगी? मैंने आपको बताया ना, हर रोज की खबर जाती है, 15 दिन की रिपोर्ट देश में जाती है। तो जब हर जिले में, हरियाणा में बड़े लेवल पे गृह मंत्री को यह पता चला कि हर जिले में युवा इकट्ठे हो रहे हैं और बड़े लेवल पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हर बच्चा इस मुहिम में जुट गया, तो उन्होंने क्या क्विक डिसीजन नहीं ले लिया ना। यानी जन विद्रोह से हर कोई डरता है। जनता का विद्रोह होता है अपने बीच में से। जो किसान है ना अकेले, ये अकेले हैं, अभी सारे किसान भी इकट्ठे नहीं है। जिस दिन सच में सारा किसान जुड़ गया ना, और किसान के साथ नौजवान जुड़ गया, तो आप वर्ल्ड की क्रांति उठा के पढ़ लो, सब कुछ बदल जाता है। पूरी व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं जो चल रही हैं, अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं। इसमें सारे देश आते हैं, यूरोप के भी, जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो आपके देश में अभी असली में सारा किसान जुड़ा नहीं है। जिस दिन सच में सारा किसान, अभी तो किसान ही ये कह रहे हैं कि आतंकवादी है। देखा तुम लोगों ने? अभी किसानों को भी उतनी समझ नहीं है, गलत सही। और उसका सबसे बड़ा कारण है क्या? नहीं है हम लोग, हमारे पास शिक्षा नहीं है। जिस दिन शिक्षा मिल जाएगी ना हर किसान, तभी तो कहते हैं कि अब पढ़ लो, अब से 20 साल बाद तो समाज में अकल आएगी, अब पढ़ेंगे। तो ये देखो क्या बता रहे हैं। तो जन विद्रोह उठ खड़ा हुआ जिसने ब्रिटिश शासन को झकझोर दिया। सेना के भारतीय सिपाहियों से प्रारंभ। शुरू कहां से हुआ था? ये सेना, वो कारतूस वाली बात। इस विद्रोह में लाखों लाख किसान, दस्तकार, सिपाही 1 साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे। तो ये नॉर्मल आदमी हो गए ना, किसान है, कोई हाथ का काम करने वाले, दस्तकार मतलब जो मान लीजिए को मटके बनाता है, कोई जूते बनाता है, ये सब। विद्रोह के कारण आप सब जानते हो, मोटे मोटे कारण क्या थे? धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, है ना, और सैनिक कारण थे। सैनिक कारण में क्या लिखोगे? एक तो हमारी सेना को क्या नहीं मिलता था? जिस रैंक पे हैं उस पे ही रखते थे। इनकी सैलरी बहुत कम थी। अगर एक अंग्रेज है और 4 हम हैं, हमें मिल रहा है 1-1 रुपया, इसको अकेले को मिल रहे हैं 5 रुपए। हमारे तो चारों को 4 रुपए, अकेले को कितने? 5 रुपए। ये बात मन में कहीं ना कहीं तो असर डालती थी ना, हमारे जितना ही काम करता है, इसको हमें 1 रुपया, इसको 5 रुपए। ये बहुत बड़ा कारण था। इसको जल्दी से तरक्की मिलेगी, ये तुरंत अगली पोस्ट पे, अगर कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल। हमारों को तरक्की नहीं मिलती थी, वहीं बैठे रहो, उतना ही कमाते रहो। एक कारण। सैनिक कारण। धार्मिक कारण, इन लोगों का धर्म तो कुछ कहता ही नहीं था, कैथोलिक थे ज्यादातर लोग। मांस मछली खाना, नाव में बैठ के जाना नॉर्मल। आपके लिए मांस मछली खाना गलत था, आपके लिए पानी में बैठ के जाना गलत, आपका धर्म भ्रष्ट होता था। और ये क्या करते? कभी अफ्रीका की तरफ ले जा रहे हैं पकड़ के, कभी श्रीलंका ले जा रहे हैं। तो पानी की यात्रा मतलब धर्म से जुड़ी यात्रा, ये हमें नेगेटिव लगती थी। इनको लगता था क्या फर्क पड़ता है, तो बैठ के पानी में आए थे। इसके अलावा आपकी जो समाज की नीतियां थी, आपके यहाँ अच्छी प्रथा थी, सती प्रथा लोगों के लिए अच्छी थी, इन्होंने बंद करवाई तो आपको लगा ये गलत, हमारी प्रथाओं को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने बलि को बंद करवाया तो लोगों को गलत लगा। चाहे ये अच्छी बातें थी, लेकिन हम इंडियंस को क्या लगा कि ये सब गलत है। और फाइनली हमें इनके हर काम में शक की नजर कि अपने फायदे के लिए कर रहे होंगे, हमारे साथ भला तो करने से रहे, इसलिए क्रांति हुई। देखो पहला कारण 57 का विद्रोह, सिपाहियों के असंतोष। तो पहला कारण तो सिपाही के अलावा औपनिवेशिक शास्त्र के चरित्र, उनकी नीतियां, अंग्रेजी शासन के प्रति जनता के असंतोष, विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। तो सारी चीजें मिलकर इकट्ठी परेशान थे हम। नेक्स्ट अंडरलाइन करना, अंग्रेजों की नीतियों ने देश का आर्थिक शोषण किया। हमने देखा था वो एक हमारा राजा बोला मैं इंडियंस का टैक्स फ्री करूंगा। कौन था? नहीं, इंडियंस का टैक्स फ्री, मीर कासिम। तो अंग्रेज क्या बोले कि लड़ना पड़ेगा। भाई उसको नहीं चाहिए इंडियन से, वैसे तुम्हें क्या दिक्कत, तो नहीं लड़ना पड़ेगा। इनकी नीतियां घटिया थी। तो अंग्रेजों की नीतियों ने देश का आर्थिक शोषण किया, देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश कर दिया। पहले हम अपने आप में ना सेल्फ डिपेंडेंट थे, पूरा देश। आपके देश में सारे काम, आपको बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ती थी क्या पुराने टाइम में? आपके देश में लोहा, कोयला, तांबा, पीतल। आप याद करो, आप जब हड़प्पा के टाइम पे थे तब भी आपको कांसे की समझ थी। आपको आर्यों के टाइम में लोहा पता था ना, आपको किसी से लोहे की जानकारी लेनी थी ना तांबे की, ना आपको सोना। क्या हमारे राजा महाराजा सोना नहीं पहनते थे क्या? हमारे पास सब कुछ था। दुनिया की सबसे बढ़िया मिट्टी के हम मालिक थे,
जलोड़, हमारे पास पानी का सारा हिस्सा, जमीन का हिस्सा, हम सेल्फ डिपेंडेंट थे। हम अगर किसी के साथ सामान लेने देने का ना भी रखें तो भी हम पेट भर सकते थे, यानी हम अपने आप पे डिपेंड थे। लेकिन जब ये अंग्रेज आए तो इन्होंने आपके अपने काम खत्म करवा दिए। और याद करो, जब वो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, उस 1765, तो ठीक 5 साल बाद इनकी नीतियों के चलते क्या हुआ था बंगाल में? अकाल, भयानक अकाल। 3 करोड़ में से 1 करोड़ आदमी मर गए। और धीरे धीरे हम लोगों ने खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि हमें लगता था कि जितना पैदा करेंगे उसका बड़ा हिस्सा तो ये ले जाएंगे, इससे बढ़िया हम इनके यहाँ जाके क्या कर लें? नौकरी। और नौकरी करने से कम बंधी तनख्वाह आ जाएगी। इन्होंने हमें खत्म कर दिया, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इनके देश में, सामान सारा ढो दिया हमारे देश में। तो जो हमारा हस्तकरघा था ना, हाथ से कपड़े बनाना, हाथ से सारी चीजें बनाना, ये सब फेल करा दिया और अपनी मशीनों के सामान ले आए। स्वदेशी बहिष्कार याद होगा ना, यही तो था। उससे पहले इन्होंने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। ये अंडरलाइन कर लो, सब गड़बड़ियां। परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश कर दिया। पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट थे। और तुम्हें ये भी याद होगा, मैसूर के किसान, क्या लिखा है इन्होंने? खुद लिखा है कि जब हमने मैसूर के राजा को मारा 1799, तो यहाँ के किसान बंगाल के किसान से बहुत बढ़िया, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट थे, वो किसी के भरोसे नहीं थे। इन्होंने बंगाल को भिखारी बना दिया था लूट लूट के। नेक्स्ट टिक करना, बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों, परंपरागत जमींदारों और मुखिया लोग निर्धन हो गए। ये सब अमीर थे, इन्होंने गरीब कर दिए। नेक्स्ट भी टिक करना, अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियों, कानून और प्रशासन की व्यवस्था ने इस असंतोष को और बढ़ाया। जो किसान लगान अदा नहीं कर सके, उनसे जमीनें छीन ली गई। इसके अतिरिक्त 12 बड़े और अनेक छोटे अकाल, 1770, कहां का अकाल था ये? बंगाल। लगातार 12 बड़े अकाल और बहुत सारे छोटे, और 1857 के बीच ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसी तरह अनेक जमींदार भी भू राजस्व की मांग बढ़ने, जमींदारों की जमीनें और अधिकार जब्त होने, गांव में उनकी स्थिति घटने के डर से भयभीत हो गए। व्यापारियों, अधिकारियों, सूदखोरों के द्वारा उनका स्थान लेने पर उनका संतोष और बढ़ गया। जैसे किसान से राजा पेट भरता था, क्या करता था किसान? क्या भरता था उसको? टैक्स। टैक्स भरने का किसान को क्या फायदा? किसान को क्या मिल जाएंगी? बहुत बढ़िया, नहरें। किसकी सुविधा मिलेगी? सिंचाई, है ना? इसको सुरक्षा मिलेगी, कोई लूटपाट नहीं होगी। और अगर कभी बुरा समय आया तो इसकी कौन मदद करेगा? राजा। 12 साल का अकाल कोई नई बात तो नहीं है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी देखा था। प्रजा को अपने घर से खिलाया था, पेट भरा था, और प्रजा के सुख के लिए जाके और आत्म शरीर त्याग दिया था, वो भी तो राजा ही था। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? जो क्या लेता है? टैक्स। अंग्रेजों ने टैक्स तो भरपूर लिया, लेकिन बदले में कोई सिक्योरिटी, कोई नहर, ज्यादा चिंता नहीं की। ठीक है, काम हो रहा है नहीं तो ना सही, इस पे काम नहीं किया। तो ऑब्वियसली बात है कि टैक्स भरते भरते कुछ साल बाद किसान क्या हो जाएंगे? गरीब। उनके सिस्टम को आपने नहीं सुधारा, उनका पैसा खाते गए। इन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने? DIC ने कहा हमारे बस की नहीं है, इन पे ध्यान देना। हम किसको बना लेते हैं? जमींदार। और जमींदार भी चोर निकले, वो भी पैसा खा गए। उनको करना चाहिए था इनका भला, लेकिन उनको कह दिया तुम कितना ही कलेक्ट करो, जितना कलेक्ट करो उसके 10/11 हमें पहुंचा देना और 1/11 तुम्हारा। अब ये जमींदार सोचे यार इतने से मैं क्या इनका भला करूं, मुझे को इतना पैसा तो मिलता नहीं। मोटी रकम किसके पास चली गई? DIC। वो कुछ नहीं करेगी, मैं क्यों काम करूं? और 2 साल 4 साल 6 साल बाद मेरा तो काम चल ही रहा है। इसने अपना खूब पैसा लूटा और काम न कंपनी ने किया न जमींदार। फाइनली डिक्लाइनिंग मोड पर किसकी स्थिति आ गई? जो इनका पेट भरता था, जो कौन था? किसान। आज तक किसान नहीं उभरे। नहीं तो आपके देश के किसान अमीर किसान थे। आपके देश में राजा जनक भी खेती ही करता था। आपके देश में ना राजा खेती करके अमीर बनते थे। और सबसे बड़ा माना जाता था क्षत्रिय को। ब्राह्मण अपनी नॉलेज से, लेकिन क्षत्रिय अपनी ताकत से। और इनकी ताकत कहां काम आती थी? जमीन से सोना निकालती थी दुनिया। ये क्षत्रिय थे। और जितने बड़े बड़े तुम्हारे राजा हुए, वो मानते थे कि सबसे बड़ा काम क्या है? कृषि। मैंने शायद कभी जिक्र किया हो, वेदों में 24 बैल खींचते थे, इतना बड़ा हल बताया था। ये 24 काष्ठक हल था। ये कृषि इतनी इंपॉर्टेंट थी वैदिक काल की लेटर स्टेज में। जब लोहा ढूंढ लिया ना, वैदिक काल के 2 पार्ट हैं, एक है 1500 से 1000 और एक है 1000 से 600। इस टाइम खेती नंबर 1 थी। यहां तक तो खेती थी नहीं, लेकिन जैसे ही लोहा खोद लिया, लोहे के बाद तो फिर खेती ही मेन टारगेट बन गई। और इस टाइम पे जो वेद लिखे गए, कौन कौन से वेद? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब में लिखा गया कृषि महत्वपूर्ण थी। और खेती इतनी महत्वपूर्ण थी कि फिर कृषि के बाद आता था पशुपालन, जबकि पहले क्या नंबर 1 था? पशुपालन। आर्य अपने जानवरों के लिए ही भारत आए थे मध्य एशिया से, इसने रिप्लेस कर दिया किसने? कृषि ने। और आज कृषि की हालत देख लो तुम, कारण अंग्रेजों की घटिया नीतियां। अगर कृषि नुकसानदायक होती तो फिर जब DIC वहां घुसी थी, किसके एरिया में? मैसूर। मैसूर वाले खेती से इतना टैक्स इकट्ठा कर लेते थे। याद करो, इसके पिताजी ने उस टाइम पे डिंडीगुल में क्या बनाया था? अगर अमीर किसान ना होते, टैक्स कहां से देते? आधुनिक शस्त्रागार, मतलब कैसे हथियार जैसे फ्रांस में इस्तेमाल होते हैं। फ्रांस की कहानी अभी बताई, राजाओं को भी माफ नहीं किया। तो सोचो ये कितने समझदार थे उस टाइम। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नॉलेज ले रहे थे। और जो टीपू सुल्तान है, आप अच्छी तरह जानते हो, किसके साथ कॉन्टैक्ट में था ये? नेपोलियन। नेपोलियन जिसने दुनिया को कहा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इतने पढ़े लिखे आदमी के साथ इसका कॉन्टैक्ट था। यानी ये सब कुछ कर रहे थे किसके दम पर? किसान। उस टाइम और तो कोई साधन नहीं था, कोई फैक्ट्रियां तो चलती नहीं थी 1799 तक। तो 1799 तक जो आदमी, अमीर व्यवस्था थी। याद नहीं हमें कितने करोड़ रुपए इनसे मांगे थे, फिर इसके बेटों को पकड़ के ले गए थे। उस टाइम पे वो करोड़ रुपया कौन कमा के देता था इनको? किसान। तो कितनी रिच कल्चर था आपका। ये सब बैठ गया। अकाल बार बार पड़ने लग गए, लोगों ने खेती छोड़ दी, लोग नौकरी करने लग गए। नौकरी चाकरी, अंग्रेजों के नौकर बन गए। तभी तो क्रांति करनी पड़ी जब सब कुछ खत्म हुआ। नेक्स्ट टिक कर लो ये। तो जमींदार ये सब दुखी हो गए। इसके बाद है अगला पॉइंट देखना, निचले स्तरों पर कर्मचारियों और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। यानी खेती किसानी खत्म हो गई और नीचे के लेवल पे लोग भ्रष्टाचारी बन गए। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लो, विलियम एडवर्ड क्या कहते हैं, सिर्फ पढ़ लो। जनता पुलिस को कोढ़ समान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जन असंतोष का प्रमुख कारण था। जैसे देखा जाए तो आज को कंपेयर करके देखो, ऐसी सी स्थिति रही होगी कभी। कब? 1857। भ्रष्टाचार चारों तरफ, किसानों की निर्दयी बिल्कुल एक तरह से हत्या की जा रही है। अब लोग क्या करेंगे? छोटे अधिकारी रैयत, रैयत मतलब किसान, और जमींदारों को लूटने से नहीं चूकते थे। आज भी ऐसा
ही है, जहां जिसकी बन पड़े, छोटे से छोटा कर्मचारी भी, आम आदमी अपना बिजली का बिल में भी कोई गड़बड़ ठीक कराने जाए ना तो 500 रुपए लगेंगे जी, एक छोटी सी चीज के भी। कोई प्रमाण पत्र बनवाना है तो भी पैसे लगते हैं। ये सेम यही बात है कि लूटने से नहीं चूकते थे। नेक्स्ट पढ़ लो। अपनी निर्धनता से परेशान लोग अपनी स्थिति में सुधार की आशा में आम विद्रोह में शामिल हो गए। ब्रिटिशकालीन भारतीय समाज के मध्यम और उच्च वर्ग प्रशासन के ऊंचे पदों में शामिल नहीं किए जाते थे। रजवाड़ों के नष्ट होने से कई भारतीय जीविका के साधन को बैठे। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। इसको अंडरलाइन करना। हमारे पुराने टाइम में राजा जैसे अकबर जैसे लोग नवरत्न नहीं रखते थे क्या? उन नवरत्नों के खाने पीने पहनने ओढ़ने का खर्चा कहां से आता था? राजा। क्या अंग्रेजों ने रखे ऐसे आदमी? वो आदमी क्या हेल्प कर गए हम लोगों की जो ये पुराने टाइम के लोग रखते थे? आज जो तुम ये साहित्य पढ़ पाते हो ना, ये उनके टाइम की देन है। अगर सोचो फैजी को नौकरी करनी पड़ती तो क्या फैजी फ्री होकर किताब लिख पाता? या अबुल फजल? जितना तुम्हें इतिहास में साहित्य मिला, साहित्य लिखना तब पॉसिबल है जब आप मेंटली फ्री हो। अगर आपके दिमाग पे कमाने का प्रेशर है तो आप साहित्य नहीं लिख पाएंगे। हम में से आज क्यों नहीं अच्छे कवि बन पाते? हम क्यों नहीं अच्छे लेखक बन पाते? कारण हम सब लोग क्या नहीं है मेंटली। लिखते हैं बच्चे कविताएं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भूल गए, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होती जैसे टैगोर की कविताएं थी, महादेवी वर्मा की कविताएं थी। कारण इन सबका बैकग्राउंड पढ़ना, लगभग लोग अमीर थे, इक्के दुक्के प्रेमचंद जैसे हैं जो गूदड़ी के लाल थे कि बहुत गरीबी में बहुत लायक, लेकिन लगभग लोग लिटरेचर की तरफ मुड़ने वाले मेंटली फ्री थे, तभी वो क्या लिख पाए थे? साहित्य। अंग्रेजों ने आपका साहित्य खत्म कर दिया और अब के दौर में देखें आज तो सच में वैसे लेखक वैसे कवि हैं ही नहीं, और अगली पीढ़ी तक सब खत्म होने वाला है क्योंकि अब ना हिंदी उतनी अच्छी सुनने समझने वाले लोग रहे और ना जानने वाले कि वो लिख पाए। वो कविताएं जो कभी टैगोर लिख गए या दिनकर जी लिख गए, जो तुमने पढ़ी अपने स्कूली टाइम में, वो कहाँ है कविताएं? अब तो जानते हो कितनी बकवास कविताएं पढ़ाते हैं। कभी खोल के दिल्ली के, हरियाणा का तो मुझे नहीं पता, पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की ये हालत है, इतनी बकवास कविताएं हैं, मतलब पढ़ के लगता था कि इसमें क्या मैसेज दें बच्चे को। उसमें एक दो कविता में तुम्हें एक दो लाइन सुना तुम्हें खुद ही शर्म आएगी क्या कविता है। एक कविता थी फर्स्ट क्लास में, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। मतलब ऐसी बकवास कविता, इससे बच्चों को क्या मैसेज दें हम? ये क्या मैसेज है? और एक और थी, एक और वो थी कुछ गर्मा गर्म पकौड़ी आई, छन छन करती पकौड़ी आई, मतलब इतनी बकवास कविता। फिर मुझे लगता था कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स पढ़ाते थे कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, ऐसे पढ़ते थे ना हम। मेरी अभिलाषा है कि मैं देश के लिए मरूं और मिटूं। हमारी समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ के लगता था कुछ अच्छा लिखा है। अब क्या पढ़ के लगता होगा? कुछ भी पढ़ाने का मन नहीं करता, इतनी बकवास कविताएं। अब ये कचौड़ी पकौड़ी और इस तरह की कविता, ये सच्ची बात है, तुम जाके किताब देखना, कुछ नहीं है। न रामधारी दिनकर की कोई कविता, न इसकी हरिवंश राय बच्चन की, और अगर है तो इतनी बकवास है जो उन्होंने चलते फिरते लिख दी वो दे रखी है। वही बता रहे, देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखना। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे, अंडरलाइन कर लो। विद्वानों, धर्म गुरुओं, फकीरों आदि की सहायता करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन शासकों के अधिकार छीन लिए तो ये संरक्षण समाप्त हो गए और इन पर आश्रित लोगों की आय छिन गई। तुमने कभी सोचा जब ये अकबर, मुगल ये सब मरे तो इनके साथ और लोग भी तो थे, वो कहाँ गए? जैसे जब कोई अटैक करता था तो क्या सारी जनता को मारता था? वो किसको मारता था? राजा को। जनता को मारेगा तो राज किस पे करेगा? अब जब कभी ऐबक आया होगा तो उसने लाहौर में राजधानी बनाई, तो क्या उसने लाहौर के आम आदमी मार दिए? मारेगा तो टैक्स किससे लेगा? राजा कभी जनता को नहीं मारता था। राजा किसको मारता था? राजा और उसके सैनिकों को या उसकी खास जो लोग थे इनको। अभी 2-3 दिन पहले जब हम लोग आगरा साइड गए हुए थे वहां के बच्चों से मिलने, आगरा का किला देखा हमने, तो मैंने उस गाइड से यही पूछा, मैंने उससे पूछा कि यहाँ अभी भी उनकी पुश्तें तो होंगी ना? अब जैसे जहाँ हम रहते हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे दादा परदादा उनके दादा कभी इसी एरिया में तो रहे होंगे। तुम में से किसी के दादा परदादा जापान से तो आए नहीं उठ के, सब यहीं थे। हमारे दादा परदादा उनके दादा के दादा अंग्रेजों के टाइम के तो रहे होंगे ना कभी। मेरे जो पिताजी हैं 1954 बॉर्न हैं, इसका मतलब मेरे दादा अंग्रेजों के टाइम में थे और उनके जो दादा रहे होंगे और उनसे पहले तो 57 की क्रांति में हम लोगों के भी तो घर वाले कोई ना कोई रहे होंगे ना। जिन खानदानों से हम हैं हमें पता बेशक नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा कि उनके टाइम के लोग यही नहीं होंगे क्या? कहाँ गए वो? आगरा में जो लोग, जब अकबर ने या सिकंदर इसने सूरी ने जब ये बसाया 1504 में, तो आगरा में जो जनता थी, दुनिया आई बदली सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद ये जनता के जो उस टाइम के लोग थे आगरा में, भाई ठीक है बड़े बड़े लोग बदलते गए, लेकिन उनके तो जमीनें जिसकी थी, उनके फिर बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके, आज वही लोग तो होंगे। वहां कौन आया होगा? 90% लोग तो वही रहते, 10% मूव कर भी जाए तो मैंने उनसे पूछा कहाँ गए वो लोग? जैसे अकबर के नवरत्नों में से कितने सारे लोग थे, उनके वंशज कोई तो होंगे। तो उसने कहा वो लोग ना बताते नहीं थे अपनी पीढ़ी को कि हम उनके वंशज हैं। तो क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि जब अंग्रेजों का राज आया 1857 के बाद, तो अंग्रेजों ने चुन चुन के उन लोगों को मारा जो ऐतिहासिक चीजों से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो फिर कल को सच्चाई बताएंगे तो चीजें आगे पीछे जाएंगी ना। फिर तो उन्होंने जहां जहां पता चला ना भाई ये उसके वंश का है, उन सबको मार दिया, उनकी कोई गलती नहीं। तो धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर लिया और अपने खुद के बच्चों तक को भी नहीं बताया कि हम भाई हमारे परदादा अकबर के दरबार में इतनी बड़ी पोस्ट पर थे, इसलिए तो लोग गायब हो गए। तुम खुद सोचो, आज कोई नहीं कहता कि मैं अकबर अकेला चलो मर गया, अकबर का बेटा जहांगीर था। अकबर के नवरत्नों के नीचे भी तो बहुत काबिल लोग थे। क्या उस टाइम कितने दीवान, कितने सूबेदार, उन सबके खानदान कहाँ हैं? तो वो इंडिया में ही, लेकिन धीरे धीरे सबने ये बातें अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचानी बंद कर दी। हम अपने आप को देखें, तुम ये देखो, तुम्हें अपने परदादा का नाम थोड़ी पता होगा, उससे पिछले दादा का नाम कहाँ पता है? एक आधे को पता होगा। अच्छा, अपनी तुम इतने भले कहीं नहीं हो, 5 पुश्त पुराना नाम तुम्हें नहीं पता। अब तुम थोड़े बेशर्म हो तो तुम राम सिंह, जिले सिंह बता दोगे, लेकिन ये फैक्ट है कि हम अपने पापा, अपने दादा, कोई हद से हद अच्छा परिवार हो तो परदादा, लेकिन उसके पिताजी ये नहीं पता रखते। ऐसे ही चीजें गायब हो जाती हैं। और अब चीजों को समझो, 57 की क्रांति के बाद आपके देश में कोई नहीं बचा, सब नहीं मरे थे, लेकिन ये पता नहीं चला अगली पुश्तों को। और क्या पता हम में से भी कोई इस तरह का रहा हो जिसके दादा परदादा के दादा के दादा ने क्रांति लड़ी हो, लेकिन वो बता ही ना गई हो। ठीक है, चलो पढ़ेंगे। ये बताना बंद कर दिया ना सब लोगों ने। चलो आगे पढ़ना।
आश्रित लोगों की आय छिन गई। चलो अगले पेज पे बातें नहीं करो, चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी चीज खत्म नहीं होती, गायब कर दी जाती है, छिपा ली जाती है। पेज 82 पे आ जाओ। पहला पॉइंट पढ़ना, धर्मोपदेशकों, पंडितों, मौलवियों ने विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला पॉइंट करना, अंग्रेज और भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं बना, उनका चरित्र विदेशी बना रहा। जैसे मुगल थे, मुगलों के और हमारे आपस के संबंध बन गए क्योंकि हमारे शादी ब्याह हुए। इंडियन मुगल विदेशी थे ना, हम सब जानते हैं ये विदेशी थे, लेकिन जब ये यहाँ बसे ना तो फिर अभी आगरा के किले में इंडियन एक गेट का नाम मानसिंह द्वार है। मानसिंह कौन था? राजपूत राजा का नाम है। आगरा के किले के गेट का उस टाइम से नाम रखा गया। इसका मतलब मुगलों ने राजपूतों को अपने मन से अपनाया। कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। जोधाबाई का बेटा भारत का राजा बना। जोधाबाई किसकी बेटी थी? राजपूत राजा की। जोधाबाई के पिताजी उसके भाई ने ना उस टाइम पर जब जहांगीर पैदा हुआ था तो एक बहुत बड़ा हमाम, एक बहुत बड़ा बाथटब संगमरमर से बना हुआ अपने वहां जयपुर इससे राजस्थान से और आगरा भिजवाया था। तुम ये देखो, उन लोगों ने आज तक वो एज इट इज बचा के रखा, उस पर लिखी हुई है बातें। इनसे ये दिखता है कि मुगल लोगों ने भारतीयों को अपना मान लिया था और इन्होंने राजपूतों को अपने से अलग नहीं माना, वरना गेट का नाम कुछ और ना रखते। मानसिंह द्वार रखा, जोधाबाई महल रखा, यानी इंडियंस के नामों पे इन्होंने महल बना रखे हैं। टैक्स के पैसे से उस टाइम बताते हैं 35 लाख रुपया लगा था आगरा का किला बनाने में। जनता का पैसा था। आज तक ये पैसा टिकट के फॉर्म में आपके देश में रोटेट हो रहा है। अब तक आपके देश में कितने रुपए कमा लिए होंगे सिर्फ वो दिखा दिखा के विदेशियों को भी। इन लोगों ने अपना पैसा लोगों से लिया, लेकिन कहां लगा दिया? भारत में। ये और अंग्रेज इसलिए तो अलग है, ये सब कुछ आपके लिए ही कर गए, चाहे विदेशी थे। इन्होंने शादी ब्याह यहाँ किया, इनके बच्चे यहाँ, उन बच्चों की शादियां इन्होंने आधे इंडियंस में की, फिर उनके बच्चों के नाम भी या उनके नाम के द्वार बनाए गए। जोधाबाई महल आपको कई जगह मिलेगा, जोधाबाई के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी, यानी इंडियंस की इज्जत बराबरी पर रखी, बहुत ज्यादा जगह पर, हर जगह नहीं लेकिन बहुत ज्यादा। अंग्रेजों ने आपके इंडियंस के साथ कभी ऐसे शादी ब्याह खुश होकर नहीं किए, नहीं उन्होंने कभी टारगेट बनाया कि ऐसे लोग जिनसे शादी ब्याह हो अगली पीढ़ी हमारी बने, जबकि इनकी अगली पीढ़ियां यही रही थी। ये अंतर है इनमें और उन लोगों में। ये टिक कर लो। अंग्रेजों और भारतीय लोगों के बीच कोई सामाजिक संबंध या संपर्क नहीं था, शादी ब्याह नहीं थे इनके, उनका चरित्र विदेशी बना रहा। इसके विपरीत वे प्रजातीय श्रेष्ठता, अंडरलाइन करना, वो सोचते थे कि हम बेस्ट हैं, प्रजातीय श्रेष्ठ हैं। इसकी धुन में भारतीयों के साथ अपमानजनक और धृष्टापूर्ण बर्ताव करते रहे। क्या मुगलों ने भी ऐसी बेइज्जती की? जगह जगह, कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल है, लेकिन हर जगह नहीं। अकबर याद करो, एक धर्म चलाता है, क्या नाम था उसका? दीन इलाही। क्या अकबर ने किसी पे वो धर्म थोपा था? सिर्फ एक आदमी, क्या नाम था? बीरबल। 8 दिन तक वो धर्म अपनाया, फिर इसने भी छोड़ दिया। बीरबल एक गरीब ब्राह्मण, हमें पता है ना, वो उस गरीब ब्राह्मण को इसने क्या बना दिया अकबर ने? राजा। और देखो राजा बना के राजशाही जीवन जिया। यानी इन्होंने भारतीयों को अपने मन से अपनाया, यहीं मरे, यहीं इनके दफन है। लेकिन अंग्रेजों ने ना तो यहाँ खुशी मनाई और ना ही अपना दुख हमारे साथ साझा किया। वो अलग थे और अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ मानते थे, इसीलिए हम उनसे नफरत करते हैं। मुगलों के साथ हम मिक्स हो गए थे, ये बड़ा अंतर था। आगे पढ़ना, एक पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला। प्रथम अफगान युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, क्रीमियाई युद्ध, अंग्रेज सेनाओं की पराजय ने उनकी अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। इन्होंने पता क्या कह रखा था? कौन सा सिद्धांत था इनका? ये कहते थे हम क्या हैं? अजय, यानी हमें कोई जीत नहीं सकता। हमारे दिमाग में बैठा दिया कि हम अजय हैं और हमें लगने लगा कि इतने गोरे, इतने सुंदर हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। ये राज करने के लिए पैदा हुए। लेकिन जब छोटे छोटे देशों ने इनको हराया ना, तब हमें पता चला कि ये झूठी बातें फैलाते हैं और इनको तो जापान जैसे छोटे देश भी हरा सकते हैं। तब फिर हमें लगा कि हम भी क्रांति करके इनको हरा सकते हैं। ये टिक कर लो, अजयता का सिद्धांत। क्रीमियाई युद्ध जहां लिखा है ना, यहाँ एक औरत का नाम आएगा, याद है तुम लोगों को? द लेडी विद द लैम्प, क्या नाम था उसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। यहाँ लिख लो, क्रीमियाई युद्ध, एक औरत थी जिसका नाम लोगों ने लिख दिया, द लेडी विद द लैम्प। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेशे से बेचारी एक अच्छी महिला थी, नर्स थी। जब एक युद्ध हुआ था ना, क्रीमिया का युद्ध, इस युद्ध में बड़ी बड़ी फौज आके लड़ी और रात में जब युद्ध बंद हो जाता सूरज ढलने के बाद, तो ये बेचारी नर्स, जिसको कोई मतलब नहीं कौन यहाँ पड़ा है, किस देश का है, चुपचाप आती क्रीमिया युद्ध के दौरान रात में एक लैंप हाथ में लेके और मरहम पट्टी के सारे अपना जो उसके पास थे साधन, नर्स थी, वो लेके आती और जहां जो आदमी जिंदा करहा रहा है, दर्द है, चोट है, उसकी मरहम पट्टी करती। तो लोगों ने इसका नाम रख दिया द लेडी विद द लैम्प। यानी शाम होते ही, दिन ढलते ही जो मैदान में बेचारा जिंदा पड़ा है, भाई तड़प रहा है, दुखी है, उन सबके लिए नर्स एक सिस्टर के रूप में, माँ के रूप में आएगी। तो द लेडी विद द लैम्प क्रीमियाई युद्ध से जुड़ी महिला का नाम क्या था? फ्लोरेंस। इस औरत का नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये कई बार पेपर में आ जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन से युद्ध से जुड़ी हैं? ये क्रीमियाई युद्ध, 1854 में इंपॉर्टेंट था ये। यहीं लिख लो, क्रीमियाई युद्ध के पास द लेडी विद द लैम्प, नर्स थी ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। एक बार पेपर में इसका पेशा पूछ लिया था, क्या थी ये? तो ये नर्स थी। कौन से युद्ध में फेमस हुई? क्रीमिया युद्ध। ये कोई यूं नहीं देखते थे मेरे देश का है, इसको मतलब था भाई ये ठीक होना चाहिए। इसके बाद अगले पॉइंट पे टिक करना, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर, अवध इनकी बिल्कुल नौकरी कर रहा था, इनकी चाकरी, कब से? जब से इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी वो? 1765 में। 12 अगस्त 16 अगस्त हमें याद है ना? कौन से युद्ध के बाद की घटना है? बक्सर में अवध लास्ट लड़ा था। उसके बाद अवध ने आंख कान बंद कर लिए, जो ये कहेंगे जैसे कहेंगे मैं आंख बंद करके विश्वास करूंगा, और अवध हमेशा इनकी चलता मानता रहा। तब भी 1856 में, देखो कितने साल बीत गए, लगभग 100 साल होने को आए। 100 साल से इसने कभी आवाज नहीं उठाई और क्या बोले कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे? सुशासन। अरे 90-100 सालों से तुम्हारी एक एक बात को इसने जैसे तुमने कहा वैसे माना, और ये कितने बेशर्म है कि इसको भी कह दिया तू ठीक से काम नहीं कर रहा, जबकि 90 साल से वही कर रहा था जो ये कह रहे थे। फिर लोगों को गुस्सा आया। ये टिक कर लो, सुशासन का आरोप, ये बहुत बड़ा
कारण बनेगा। आगे पढ़ना, लगाकर ब्रिटिश शासन में विलय कर लिया, जिसकी पूरे भारत में खास तौर पर अवध में तीखी प्रतिक्रिया हुई। डलहौजी के इस कदम से कंपनी के सिपाही नाराज हो गए, क्योंकि इन सिपाहियों में 75,000 अवध के थे। अवध के विलय से उनके परिवारों के पास जो जमीनें थी उन पर उन्हें अधिक कर चुकाने से उनकी आय घट गई। तो उन्हें लगा अच्छे हम 90 साल से इनकी सारी बात मान रहे हैं, हमें कह रहे हैं तुम कुशासन कर रहे हो। नेक्स्ट करना, राज्य हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, नाना साहब, झांसी की रानी, बहादुर शाह, अंग्रेजों को दुश्मन बना दिया। याद है तुम्हें पेशवाओं को भी पकड़ा था इन्होंने और कहा था बिठूर के पास कानपुर के पास बैठ जाओ और एक पेंशन मिलेगी ना, तो वही थे नाना साहब। नेक्स्ट करना, अंग्रेजों ने नाना साहब बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र को पेंशन देने से इनकार कर दिया। अपनी पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर में बिठूर नाम की जगह थी, यहां रहने पर बाध्य किया। इसी प्रकार झांसी को हड़पकर अंग्रेजों ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई को भड़काया। 1849 में डलहौजी देखो क्या कहता है, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा। 56 में कैनिंग की घोषणा, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। ये कौन बता रहा है हमें? डलहौजी। डलहौजी कौन है? एक छोटा सा कंपनी का एक आदमी, और ये हमारे किसके बारे में फरमान जारी कर रहा है? भारत के बादशाह, वो बादशाह जिनकी पुराने टाइम में इज्जत थी, जैसे अकबर है, जहांगीर है, या शाहजहां या औरंगजेब। डर कह लो, इज्जत कह लो। सोचो ये तुम्हारे देश के बादशाह को कह रहा है कि तेरे बाद कोई बादशाह नहीं होगा और तुम छुटपुट राजा, और जो तुम्हारे बाप दादा ने ये इतना बड़ा किला बनाया है, कौन सा किला? दिल्ली का लाल किला। क्योंकि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने कैपिटल बना दी थी ना। पहले ये कहाँ रह रहे थे? आगरा में। फिर आगरा से अकबर ने बनाई थी फतेहपुर सीकरी, पर वहां पानी कम पड़ गया, 36 किलोमीटर दूर थी, वापस आगरा आया। आगरा का लाल किला था कहते हैं, लेकिन वो आगरा का किला है। फिर बाद में जहांगीर के बाद एक और लाल किला दिल्ली में बनाया, किसने? शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब आराम से रहा इसमें। इनके 4 मेन गढ़ थे, लाहौर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और आगरा। इनमें ये घूमते रहते थे, हर जगह ये जहां मन करता वहां जाते। फतेहपुर सीकरी, आगरा के बाद अब ये दिल्ली में लंबे टाइम तक टिके हुए थे, शाहजहां के बाद। फिर औरंगजेब तक तो अंग्रेज कुछ बोले नहीं, लेकिन जब इसके बाद हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर, उत्तर मुगल काल, कमजोर, कोई रंगीला बादशाह, कोई बेखबर, कोई लंपट मूर्ख, है ना। इस टाइम पर आते आते इन्होंने कह दिया अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। और जानते हो क्यों ली इन्होंने प्रॉपर्टी? आज भी जो आगरा का लाल किला है ना, उसका सिर्फ 25% हिस्सा ही देख सकती है पब्लिक, 25%। जो 75% है ना, आज भी आपकी आर्मी के पास है, आज प्रेजेंट में भी। वो आपके लिए खुलता नहीं है, उसके गेट्स लॉक है। आपका आर्मी कैंटोनमेंट जो आगरा का है ना, वो सारा अपना हथियार वो सब कुछ वहां रखता है। ऐसे ही लाल किला जो दिल्ली का है, वो पूरा थोड़ी देखने के लिए है। एक हिस्सा आप देखते हैं जहां राजा रहता था, राजा के टाइम में जो बैरक थी ना, आज भी आपकी आर्मी के पास है। पीछे सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि पूरे को खोल दो, लेकिन अभी खुला नहीं है। आगरा का किला तो आज भी 75% और दिल्ली का लाल किला भी। जब ये क्रांतियां हुई थी ना, उस टाइम पे अंग्रेजों ने ये किले जो थे ना क्रांतियों के हेरफेर में, उसके बाद इनको राजाओं से मुक्त करा के और यहाँ अपनी आर्मी रखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इनकी आर्मी लगातार बढ़ रही थी, पैसा फ्री का आ रहा था, आर्मी बढ़ रही थी, हथियार। तो इन हथियारों को रखे कहाँ? तो सबसे बढ़िया जगह क्या थी? किला। सोचो 2021 में भी किले में है तुम्हारी आर्मी, किले से बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि मजबूत दीवारें होती हैं। अभी हम लोग जब आगरा गए तो उस गाइड ने हमें दिखाया, अंग्रेजों ने जब आगरा के किले पर अटैक किया ना, हम इतना आसानी से हम भी अंग्रेजों के कब्जे में नहीं आए, तो उसके गेट बंद कर दिए, भारी भारी गेट, वो खिंच नहीं सकते, ऐसे खुल नहीं सकते। तो उसको कैसे कहते? उन्होंने गोले फेंके थे, और एक गोला आज भी आगरा के लाल किले की ऊपर की दीवार में ना, जहां संगमरमर का काम है, उसको तोड़ के बिल्कुल वो गोले की शेप में अंदर चला गया, वो निकला नहीं आज तक भी। अगर वो गोला बाहर निकल जाता तो दीवार गिर जाती, पूरा किला गिर जाता। वो गोला इसका एक ऊपर की तरफ जाके खुला एरिया है आगरा वाले का, यहाँ बीच में ना बहुत महंगा पत्थर लगा रखा है, बड़ा सा, जैसे राजशाही टाइप का पत्थर, कहते हैं उस पर राजा अकबर बैठता था। और इसके ठीक सामने यहाँ उससे थोड़ा छोटा बना रखा है, यहाँ उसका मुख्यमंत्री को जो प्रधानमंत्री टाइप, यहाँ एक ऐसी स्टेज है, यहाँ बाकी जो उसके नवरत्न वगैरह, यहाँ ये खास बातचीत करते थे, दीवाने खास है ये। तो बाहर जब वो लोग आए, इसके तो बहुत बाद में आए होंगे, जब ये औरंगजेब सब मर गए, ये अकबर की बात थी। तो यहाँ यमुना नदी थी, इस पे अटैक करना है तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। अंग्रेजों ने क्या किया? बाहर तोप खड़ी की, और तोप से जब गोले दागे ना, तो वो यहाँ आके गिरे पहले इस पे। आज भी इस पत्थर पे एक बड़ा क्रैक है, पूरा नहीं टूटा, भारी पत्थर था पर क्रैक है। यहाँ गिरा वो गोला, और यहाँ से फिर जो ये दीवार थी ना इसकी किले की, संगमरमर था, इसमें घुस गया, आज तक यही है, वो एज इट इज गोला बना हुआ है आज भी। तो अंग्रेजों ने इस किले को भी इस तरह से, तो अंग्रेजों ने जितने किले लूटे ना, उन सबको अपने सैनिक अड्डे बना लिए। इसीलिए भारत में ज्यादातर इन लोगों को काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपके यहाँ तो पहचान ही किले थे, आपके यहाँ हर राजा क्या बना के छोड़ता था? किला। वो इनको क्या मिल गई? फ्री की, सैनिकों को रखने की जगह। तो इसलिए फिर इनको आसान लगा यहाँ रहना। जल्दी से टिक मार्क कर लो। फिर ये क्या बोले? क्या छोड़ दो? कौन सी जगह छोड़ दो? लाल किला। और कहाँ जाके बसो? कुतुब मीनार के छोटे से कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट देखना, ईसाई मिशनरी। ईसाई मिशनरी ये हमें ठीक लगते थे या खराब? 1813 में क्या बोला इनका चार्टर एक्ट कि भारत में ईसाई मिशनरी आओ और कौन से धर्म का प्रचार करो? ईसाई का, जो कि गलत था, लेकिन किसी देश में जबरदस्ती। इसमें टिक कर लो ईसाई मिशनरी। इसमें सीधे चौथी लाइन पीछे टिक करना, जब कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया तो जनता को अपने धर्म को नष्ट होने का खतरा नजर आया। अगले पेज पे आ जाओ, मेन पॉइंट टिक करा दूं, बाकी की रीडिंग कर लेना। फर्स्ट पॉइंट टिक करना अगले पेज पर। सरकार द्वारा भारतीय सुधारकों की सलाह पर किए गए मानवतावादी सुधारों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया। फिर हमें इनके अच्छे काम भी कैसे नजर आने लगे? खराब। सती प्रथा हमें गलत नजर आया। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह, लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था, ये हमें गलत लगते थे। अगला पॉइंट बाद में पढ़ लेना, बेसिक है बिल्कुल। उससे अगला टिक करना, कंपनी के सिपाही भारतीय समाज के अंग थे। सिपाही किसके थे? भारत के। और कंपनी को क्या करना था? सिपाहियों को पीटना था, भारतीयों को। तो पीटते टाइम उनके मन में दया आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अब जो एक किसान बैठे हैं, जब इन पर लाठी चलती है तो लाठी मारने वाले लगभग लड़के ही तो किसके हैं? किसानों के। तो कहीं ना कहीं मन में रहता है भाई हमारे जैसे ये लोग, वही था। नेक्स्ट टिक करना, तीसरी लाइन पीछे टिक कर लो, वास्तविकता में ये सिपाही वर्दीधारी किसान ही थे। नेक्स्ट पॉइंट, ईसाई धर्मोपदेशकों और अधिकारियों द्वारा धर्म प्रचार किए जाने से सैनिकों को अपने धर्म में अनधिकृत हस्तक्षेप लगा।
सैनिक अधिकारियों, अगली लाइन पीछे टिक करना, की तरफ से सिपाहियों का जाति या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने, पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध। ऐसे हम इंडियंस की क्या पहचान थी? सुबह से उठते ही हिंदू अपने माथे पे ऐसे वो 3 लाइन है ना पहले पुराने टाइम में, या कान में बाली पहनना। अंग्रेजों ने कहा ये नहीं चलेगा। आज तक आप देखो एयरफोर्स और इन फौज वाली कुछ में रोज शेव करना कंपलसरी है, पता है तुम्हें ये बात? दाढ़ी नहीं रख सकते, है ना, कंपल्शन है। तो इन लोगों ने उस टाइम माना कि नहीं, हमारे धर्म पे हम क्यों ना लगाएं, ये हम क्यों ना बाली पहने। इन्होंने कहा ये कोई नहीं करेगा, नौकरी करनी है तो ये कान में से बाली निकालो और ये तिलकधारी और ये लटा नहीं चलेंगे तुम्हारी। तो ये बाल काट दिए बेचारों के, ये तिलक हटवा दिए, गलत था। आगे पढ़ना। तो दाढ़ी रखने पर, पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध था। 56 के कानून के अनुसार हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की स्वीकृति देनी पड़ती थी। उस समय की हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी और इसके दंड में किसी को जाति बाहर भी कर दिया जाता था। इस कानून ने सैनिकों को अंग्रेजों का विरोधी बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सिपाही को अपने अंग्रेज समकक्ष के समान श्रेष्ठ योद्धा होने पर भी कम वेतन दिया जाता था। बुरे ढंग से रखा या खिलाया पिलाया जाता था। पदोन्नति की संभावनाएं कम थी। कोई भी भारतीय 60-70 रुपए मासिक पाने वाले सूबेदार से ऊपर का पद नहीं प्राप्त कर सकता था। वो आदेश जिसके अनुसार सिंध या पंजाब में तैनाती के समय सैनिकों को विदेश सेवा भत्ता नहीं देने की बात थी, सैनिकों को भड़का दिया। अवध के हड़पे जाने ने अवध के सैनिकों की भावनाओं को उत्तेजित कर दिया। इसमें थर्ड लास्ट पॉइंट करना, 57 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का चरम था। 1 शताब्दी से पूरे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध उभर रहा था। चलो कल पढ़ लेंगे इसके कारण और इसके प्रभाव।